हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वाटर पॉल्यूशन तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट एंड देयर इफ़ेक्ट्स, ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है वेस्टेज एंड देयर इफ़ेक्ट्स। तो जो भी हम लोग वेस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है, जितनी भी स्पीशीज़ है अर्थ में, उसमें से जो मेजर वेस्ट जनरेट करने वाला स्पीशीज़ है वो ह्यूमन स्पीशीज़ है, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा वेस्ट जनरेट नहीं करते जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो। बाकी स्पीशीज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मतलब जो भी एवरीथिंग दैट गोज आउट इन ट्रैश, ठीक है, जो भी कचरे में जा रहा है उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। उसके बाद म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आर वेस्ट फ्रॉम होम्स, ऑफिसेज, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स दैट आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। तो जो कचरे की गाड़ी आती है, ठीक है, वो ये कचरा लेके जाती है। बट होता क्या है उसका कि उस कचरे को हम लोग प्रॉपरली जो है रिसाइकिल नहीं कर पाते। अभी वो सिस्टम स्पेशली इंडिया के हिसाब से अगर हम बोले तो उतना डेवलप नहीं है इंडिया। अभी धीरे धीरे कुछ 5-6 सालों में काफ़ी चेंज आया है कि कचरे से रिलेटेड, सफाई से रिलेटेड लोगों को मेंटलिटी में थोड़ा चेंज आ रहा है। अभी लोग ऐसे ही कचरा नहीं फेंक देते, थोड़ा सोचते ही कचरा। और अगर हम लोग 10 साल पहले देखें तो हर कोई ऐसे ही कचरा फेंकता था, ऐसा सोचता था कि मेरा क्या जाता है, ठीक है। बट एक सफाई अभियान इंडिया में चला और थोड़ा लोगों के दिमाग में, मेंटेलिटी में और यंग जनरेशन में काफ़ी चेंज आया है। देखो, यंग जनरेशन में चेंज आना ज़रूरी है, तुम लोगों में चेंज आना ज़रूरी है। जो ऊपर वाला है वो नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, 10-20 साल में निपट जाएगा, कोई बात नहीं। जो नई जनरेशन है, जो अभी अर्थ पे 50, 60, 100 साल जीने वाली है, 80 साल रहने वाली है, ठीक है, उसको अगर वो सुधर गई तो 10-20 साल में काफ़ी क्लीनर इन्वायरमेंट हमको मिल जाएगा, ठीक है। ऑल सॉलिड वेस्टेज कैन नॉट बी कंप्लीटली बर्न, हम सबको जला नहीं सकते, ठीक है। ओपन डाउन सर्व एज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। अगर हम कचरे को ओपन में फेंक देते हैं तो उसमें रैट्स, फ्लाइज और बाकी इंसेक्ट ग्रो होने लगते हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं, काफ़ी बीमारियां फैला सकते हैं। उसके बाद सैनिटरी लैंडफिल्स आर द सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डम्प्स, ठीक है। तो क्या किया, गड्ढा करके उसमें कचरा फेंकना स्टार्ट किया। इन दिस वेस्टेज आर डम्प्ड इन ए डिप्रेशन और ट्रेंच एंड कवर्ड विद डर्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं, कचरा जो है गड्ढे में डालते और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, धीरे धीरे बड़ी बड़े सिटीज में क्या हुआ, ये भी सब भर गए। आप कितना गड्ढा खोदोगे, कितना कचरा डालोगे। अमाउंट ऑफ गार्बेज स्पेशली इन मेट्रोज हैज इंक्रीज सो मच दैट दीज साइट्स गेटिंग फिल्ड टू, ठीक है। मेट्रो सिटी में इतना कचरा जनरेट हो रहा है रोज के रोज, ठीक है, कि ये साइड्स भी फुल हो जा रहे हैं। सीपेज ऑफ केमिकल फ्रॉम लैंडफिल्स पॉल्यूट्स अंडरग्राउंड वाटर। और इनमें जो कचरा जो हमने डाला, इसमें से जो केमिकल्स हैं, जो चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो जो है ग्राउंड वाटर में चली जाए। गड्ढा करके डाला तो वहाँ से वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में भी जा सकता है, और वही ग्राउंड वाटर बहुत सारी जगह पे हम लोग निकालते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, ठीक है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सॉलिड वेस्ट की बात करें तो 3 तरह के सॉलिड वेस्ट है हमारे पास, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, जो कि अंडर को नेचुरल ब्रेकडाउन, अपने आप वो डिग्रेड हो जाएगा। अब उसका टाइम फ्रेम जो है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो 2 दिन में डिग्रेड हो जाएंगे, किसी को 20 दिन लगेंगे, बट अपने आप वो डिग्रेड हो जाएंगे। जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स है, सड़े हुए वेजिटेबल्स हम फेंक देते हैं, वो अपने आप डिग्रेड हो जाएगा। वो ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमें इसमें है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पैकेट्स। प्लास्टिक इतना सस्ता होता है कि हर चीज़ उसी की यूज़ की जा रही है, चाहे हम लोग फूड प्रोडक्ट्स की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, ठीक है। हम लोग जोमेटो, स्विगी से खाना मंगाते हैं, वो सब प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, और खाने के बाद उसे फेंक देते हैं। आप सोचो, सिर्फ ये जोमेटो, स्विगी के खाने से कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है ना। 3-4 साल पहले सब घर पे ही बन रहा था, या फिर रेस्टोरेंट में भी जाके खाते थे तो उसकी प्लेट में खाते थे। कहीं पे भी ये प्लास्टिक
कप्स और प्लास्टिक चीज़ें यूज़ नहीं हो रही थी, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाके खाते थे वो उसकी प्लेट में खाते थे, ऐसा तो था नहीं कि वो प्लास्टिक की प्लेट में खिलाता था, ठीक है। और घर पे या तो घर पे खाते थे तो अपने, तो ये कचरा जनरेट, ये एक नया तरीके का कचरा आ गया, ठीक है। और बड़े सिटीज़ में तो अब 20-30% लोग जोमेटो स्विगी पे ही जी रहे हैं, ठीक है। जो बैचलर्स हैं, जो ऑफिस में काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा बिजी हैं, खाना बनाने का टाइम नहीं है, खाना बनाना नहीं है, सब ये मंगा रहे हैं। और क्या करते हैं, खाना खाया और वो पूरा का पूरा कचरा गया। तो ये अगर आप पूरे इंडिया का कैलकुलेट करोगे तो पिछले 2-3 साल में बहुत ज़्यादा अमाउंट कचरा इसी ने बढ़ा दिया है, ठीक है। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब आप सोचो 3-4 साल पहले कितने ऑर्डर्स होते थे, या आप ही कितना ऑर्डर करते थे और अब कितना ऑर्डर करते हो। हर चीज़ हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसमें भी प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, वो भी जाएगा तो कचरे में। तो कहीं ना कहीं कचरे का अमाउंट बहुत बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और उसका हम लोग कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। तो प्लास्टिक पैकेट्स, पॉली बैग्स, पॉलीस्टीरीन, उसके बाद रिसाइकिल कर सकते हैं हम लोग प्लास्टिक और ई वेस्टेज को, ठीक है। रिसाइकिल लेबल भी है प्लास्टिक, अगर हम लोग प्रॉपरली करें, पानी की बोतल का रिसाइकलिंग होता है, ठीक है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक, कैरिंग क्लॉथ, नेचुरल फाइबर कैरिंग बैग्स, ठीक है। तो बीच बीच में इंडिया में होता रहता है कि प्लास्टिक बैन करते हैं, ठीक है। फिर तुम सब्जी वाले के पास जाते हो, सब्जी वाला बोलता है कि घर से थैला लेके आओ, मैं प्लास्टिक नहीं दूंगा, फिर लोग परेशान होते हैं। और फिर 10-15 दिन में फिर सब्जी वाला अपने आप प्लास्टिक ले आता है कहीं से, और फिर सब प्लास्टिक यूज़ करने लगते हैं। 15-20 दिन का नौटंकी होता है। तो उस पर कुछ गवर्नमेंट को कंक्रीट काम करना पड़ेगा कि प्लास्टिक अगर बैन कर रहे हो तो तरीके से करो, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए प्लास्टिक बैन करने से काम नहीं चलेगा। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ जाती है। आखिर जो प्लास्टिक बना रही है कंपनीज, वो बंद हो जाएंगी, उसमें लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं, उनकी जॉब गई। फिर बीच पे मीडिएटर ट्रांसपोर्टर्स जो प्लास्टिक बैग्स इधर से उधर पहुंचाते हैं, उनका काम खत्म, उन्हें कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा। फिर अगर प्लास्टिक की जगह पे हम लोग कोई पेपर क्लॉथ या दूसरा क्लॉथ यूज़ करते हैं तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। आप डी-मार्ट में जाते हो, 5, 6, 10, 11 रुपये का वो क्लॉथ मिलता है। प्लास्टिक बैग 11 रुपये में तो 100 आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉस्ट बढ़ जाती है कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर यही सोचता है कि गवर्नमेंट ने तो हमारा नुकसान कर दिया है ना। जहाँ फ्री में प्लास्टिक की बैग मिलती थी, वहाँ पे 10 रुपये दे के हमको जो है क्लॉथ बैग लेनी पड़ रही है। तो लोग सोचते हैं कि इससे तो हमारी पॉकेट में से पैसा चला गया, बट ये नहीं सोचते कि इससे इन्वायरमेंट का फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली बीमारियां कम होंगी। और जब इन्वायरमेंट कम होगा, गवर्नमेंट का खर्चा यहाँ कम होगा इस वेस्ट को ट्रीट करने में, तो कहीं ना कहीं वो पेपर बैग या क्लॉथ बैग भी फ्री में देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा फ्यूचर के लिए कि हमको अपना सोचना है या पूरे इन्वायरमेंट का सोचना है। हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है वो काफ़ी डेंजरस होता है, उसमें डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, पैथोजेनिक माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक है। अब कोरोना वाले को जो पीपीई किट पहनाया था कोरोना पेशेंट को, उसको ऐसे ही नहीं फेंक सकते। उसको जो इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन को ऐसे नहीं फेंक सकते, नहीं तो वो बहुत फैला देगा बीमारी। तो उसको हम क्या करते हैं, एक मशीन होती है, इसको हम बोलते हैं इंसिनरेटर, ठीक है। एक तरीके से इसको पूरी तरीके से हम जला देते, जो भी वेस्ट होता है उसको हम इंसिनरेट कर देते हैं इसमें। उसके बाद जो कचरा बचता है उसको हॉस्पिटल से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटल्स का जो भी कचरा है या फिर जहाँ पे भी कुछ ऐसे डेंजरस चीज़ें हैं, ठीक है, उसको हम लोग इंसिनरेटर में जो है जला देते कंप्लीटली। फिर राख को हम लोग बाहर निकालते हैं। उसके बाद ई वेस्टेड, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। पुराने मोबाइल्स, पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम फेंक देते हैं जो ठीक नहीं हो सकते, अभी किसी काम के नहीं है, पुराने हो गए, ठीक है। इररिपेरेबल है, दे आर बरीड इन लैंडफिल्स और इंसिनरेटेड, ठीक है। या तो उनको कहीं ज़मीन में दब जाते हैं वो, या उनको जलाया जाता है। Recycling is the only eco-friendly solution for the treatment of e-waste, but during recycling the workers are exposed to toxic substance present in e-waste, ठीक है। तो recycling इसका कर सकते हैं, इनमें जो भी कंपोनेंट वर्किंग है वो निकाल लिए जाए, बाकी को वेस्ट में डाला जाए। बट इससे क्या होता है, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको डिजीजेस होने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि इनमें ई वेस्ट में जो है काफ़ी टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है। Over half of the e-waste in developed world
आर एक्सपोर्टेड टू डेवलपिंग कंट्रीज इन चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, वेयर मैनी मेटल्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो बड़े बड़े देश डेवलप कंट्रीज क्या करते हैं, अपना कचरा जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है हमको बेच देते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को। हम लोग पस्ती वाले हैं, हम खरीद लेते हैं, उसमें से हम लोग कुछ कुछ निकाल लेंगे, नए खरीदने हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो कोई मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ के इंडिया के किसी कंपनी ने खरीद लिया, जो अमेरिका वाले ने फेंक दिया था डस्टबिन में, उसमें से वो क्या करेगा, उसमें से मेटल निकाल लेगा, कोई चिप काम कर रही है तो वो चिप निकाल लेगा और उसको किसी और प्रोडक्ट में यूज़ कर लेगा। बट होता क्या है, एक मोबाइल फ़ोन उसने कचरे में ख़रीदा था, उसमें से वो कुछ चीज़ें निकाल पाया, 70% तो वो कचरा इंडिया में पहुँच गया। ठीक है, उस मोबाइल फ़ोन में से जो ख़राब था वो तो अमेरिका का तो काम ख़त्म, उसने तो सारा कचरा इधर डाइवर्ट कर दिया। अब उसमें से हमने ना 10-20% कुछ काम की चीज़ निकाल ली, बाकी 70% तो वो भी इंडिया में कचरा इकट्ठा होगा। इंडिया का तो हो ही रहा है, बाकी देशों का भी हम कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद पॉली ब्लेंड, ए रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके लिए ये एक है पॉली ब्लेंड। अहमद खान, ए प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर इन बेंगलोर, डेवलप्ड पॉली ब्लेंड। इट इज़ अ फाइन पाउडर ऑफ रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक। ठीक है, तो पॉली ब्लेंड इसने बनाया जो कि एक पाउडर है किसका, रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक का। पॉलीब्लेंड इज मिक्सड विद द बिटुमेन एंड यूज टू ले रोड्स। ठीक है, मतलब एक तरीके से जो बेकार प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करके एक तरीके से हमने बिटुमेन के साथ मिक्स कर दिया और रोड में डाल दिया। ठीक है, मतलब जो फालतू प्लास्टिक था उसको मेल्ट करके मिक्स करके जो जिससे हम रोड बनाते हैं बिटुमेन में, उसके साथ मिक्स करके हमने रोड में डाल दिया और रोड अच्छे बने, रोड की क्वालिटीज़ बढ़ गई, तो हमारा कचरा भी ठिकाने लग गया और क्वालिटी ऑफ रोड भी बढ़ गई। ठीक है, ब्लेंड ऑफ पॉलीब्लेंड एंड बिटुमेन एनहेंसेस द बिटुमेन वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टीज एंड हेल्प्स इन इंक्रीज रोड लाइफ। ठीक है, हमको पता है कि जैसे ही रोड पे पानी गिरने लगता है बारिश के टाइम पर, रोड खराब होने लगती है, टूटने लगती है। बट इस पॉलीब्लेंड से जो रोड बनी उनका जो क्वालिटी है वो बढ़ गया, उनका जो लाइफ है वो बढ़ा। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अगर हम लोग रखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि रोड तो बनेंगे नए नए और उसमें हम लोग अपना ये प्लास्टिक कचरा जो है वो ठिकाने लगा सकते हैं और उससे रोड भी बेटर होगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी। उसके बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंजीसाइड्स आर टॉक्सिक टू नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म that are important component of the soil ecosystem. These are biomagnified in the terrestrial ecosystem. Chemical fertilizer cause eutrophication, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमने पेस्टिसाइड डाला, हर्बिसाइड डाला, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को टारगेट करके डाला, बट जिनको टारगेट नहीं किया उनके अंदर भी जा रहा है और ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यूट्रोफिकेशन कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम लोग इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करें। ठीक है, इट इज अ साइक्लिकल जीरो वेस्ट प्रोसीजर वेयर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्रोसेस आर साइकिल्ड इन एज न्यूट्रिएंट फॉर द अदर प्रोसेस। ठीक है, बाकी चीज़ों का कचरा यहाँ पर न्यूट्रिएंट की तरह यूज कर लिया जाता है। दिस अलाउ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। रमेश चंद्र डागर, ये बहुत फेमस फार्मर है, इंक्लूडेड बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग एंड एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने साथ में की। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कैटल फीड लिया यहाँ से। ठीक है, हेल्दी मिल्क प्रोसीजर, मिल्क बनाया। ठीक है, और जो इसका गोबर था उससे प्रोफेशनल कंपोस्टिंग की, उसको फर्टिलाइजर की तरह प्लॉट्स में यूज़ किया गया। ठीक है, तो एक तरह से ये सारी चीज़ों को, सिस्टम को इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया कि एक का कचरा दूसरे के लिए एक सबस्ट्रेट बन जाए, फायदे की चीज़ बन जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हम लोग सस्ते में अच्छा फार्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसके? दे सपोर्ट ईच अदर एंड अलाउ इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल वेंचर। ठीक है, सस्ता और सस्टेनेबल। नो नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एज डंग इज यूज एज मैन्योर। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग जो गोबर है एनिमल्स का उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज कर ले रहे हैं। क्रॉप वेस्ट इज यूज टू क्रिएट कंपोस्ट।
क्रॉप का जो वेस्ट बचता है, जैसे हम लोग देखते हैं दिवाली के टाइम पे हरियाणा पंजाब में लोग जलाने लगते हैं उसको कंपोस्ट बनाने में हेल्प करा, ठीक है। और टू जनरेट नेचुरल गैस, ठीक है, और उसको हम लोग नेचुरल गैस इथेनॉल बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, बायोडीजल बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया है जिससे ये पूरी इन्फॉर्मेशन बाकी किसानों तक पहुंचाते हैं, जैसे सब लोग ये स्टार्ट कर दें, जिससे किसान का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और कचरा कम होगा, वेस्ट जो है वो कम होगा। उसके बाद है रेडियो एक्टिव वेस्ट, ठीक है। यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हैज टू मेन प्रॉब्लम, एक्सीडेंटल लीकेज हो सकता है, ठीक है। हम लोग न्यूक्लियर प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, कुछ न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए, ठीक है। तो उसका खतरा क्या रहता है कि अगर कहीं पे भी एक्सीडेंटल लीकेज हो गया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास 3 माइल आइलैंड इंसिडेंट हुआ था, एक चेर्नोबिल रशिया में इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर लीकेज हो गया था और वो पूरे जगह, पूरा शहर जो है वो बर्बाद हो गया। वहाँ पे जो लोग थे वो मर गए, उनमें म्यूटेशंस हो गए, ठीक है। अभी भी वहाँ कोई नहीं जा सकता, पूरा जो है खंडर शहर है चेर्नोबिल, आप यूट्यूब पे देखोगे। और वहाँ पे कुछ वुल्फ्स रहते हैं, ठीक है, कुछ भेड़िए रहते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो म्यूटेट होके बने, उनको रेडियो एक्टिव रेडिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो म्यूटेटेड जो है हाइब्रिड वहाँ पे वुल्फ बने हैं, जो वो रहते हैं वहाँ पे, बाकी ह्यूमन वहाँ नहीं जाते, ठीक है। अगर जाएंगे तो म्यूटेशंस हो जाएंगे। न्यूक्लियर रेडिएशन कॉजेज म्यूटेशन, इट इज लीथल एट हाई डोजेस, एट लोअर डोजेज इट कॉज डिसऑर्डर सच एज कैंसर, ठीक है। कैंसर कर सकता है, जैसे हमको पता है कि हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिराया था, तो वहाँ पे अभी तक जो है लोग म्यूटेटेड होते हैं, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम है न्यूक्लियर वेस्ट का, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये चेर्नोबिल इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 3 माइल आइलैंड में जो है लीकेज हुआ था। तो इसका जो वेस्ट निकलता है वो हम क्या करते हैं, इट इज रिकमेंडेड टू स्टोर न्यूक्लियर वेस्ट इन शील्डेड कंटेनर्स बरीड विद इन द रॉक्स अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ज़मीन में पत्थरों के नीचे 500 मीटर नीचे बड़े बड़े कंटेनर्स में, शील्डेड कंटेनर्स में हम न्यूक्लियर वेस्ट को रखते हैं अर्थ के नीचे, ठीक है। क्योंकि इसको हम कहीं डाल नहीं सकते ऐसे ही, तो हम इसको अर्थ के सरफेस के नीचे रखते हैं। बट द पब्लिक अपोजेज दिस मैटर, बट लोग इसको अपोज करते हैं कि कब तक तुम करोगे। कभी कुछ हुआ, अर्थक्वेक आया, काफ़ी तेजी का अर्थक्वेक आया और ये सारे कंटेनर्स फट गए, तो नीचे पूरा अर्थ जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो जो रेडियो एक्टिव प्रॉब्लम्स है, रेडिएशंस है, वो अर्थ के सरफेस पे भी आएंगे और नीचे भी अगर रहते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, हमें नहीं पता वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ये एक टेम्परेरी हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये बहुत जो है फेमस टॉपिक बन चुका है इस समय, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। इसके बारे में सब लोग बात करते हैं। तो क्या होता है ये हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो ग्रीन हाउस इज ए स्मॉल ग्लास हाउस used growing plant during winter. The glass panel lets the light in but does not allow heat escape. Thus the greenhouse warm ups, ठीक है। तो ये विंटर में यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये विंटर में यूज किया जाता है ये ग्रीन हाउस, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है कि जैसे आपने देखा होगा, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ, गाड़ी हम लोग धूप में खड़ी करते हैं, कहीं जाते हैं शॉपिंग करने या कहीं जाते हैं, लौट के आते हैं तो इतनी गर्मी नहीं होती जितना गाड़ी के अंदर गर्मी हो रखी होती है ना। गाड़ी बहुत अंदर से बहुत गर्म हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? बाहर उतनी गर्मी नहीं है, ठीक है, बाहर गर्मी है बट गाड़ी एकदम गर्म हो जाती है, हम बैठ भी नहीं पाते। पहले हम लोग विंडो खोलते हैं, गेट्स खोलते हैं, थोड़ी देर एसी चलाते हैं, फिर बैठते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब लाइट गाड़ी के ग्लास से एंटर करती है तब उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है और वो वहाँ ट्रैप हो जाती है। अब वो लाइट बाहर नहीं निकल पाती, तो कंटिन्यूसली लाइट आ रही है, वो ट्रैप हो जा रही है हीट के फॉर्म में, ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है गाड़ी अंदर से, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर होती है कि ग्रीन हाउस में
लाइट आती है बट डज नॉट अलाउ हीट टू एक्सपेक्ट, दस द ग्रीन हाउस वार्म अप। ठीक है, हीट निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे गाड़ी में कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी पूरी तरीके से पैक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फेनोमेना दैट कॉजेज हीटिंग ऑफ अर्थ, बट इसी तरीके से अर्थ भी हीट होती है। सन से लाइट आती है, पूरी की पूरी हीट को निकलने नहीं देता, एटमॉस्फेयर उस हीट को रखता है, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो लाइफ के लिए सस्टेनेबल बना है। ठीक है, इट मेंटेन्स द प्रेजेंट एवरेज टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का 15 डिग्री सेल्सियस, सब कुछ मिलाकर, सर्दी गर्मी, आर्टिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन, ट्रॉपिक रीजन। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, नहीं तो इतना ठंडा होगा कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बट ये एटमॉस्फेयर के ने अच्छा काम किया कि इसको हम लोग सन की हीट को ट्रैप कर पाते हैं, उसे स्टोर कर पाते हैं, जिससे टेम्परेचर अर्थ का अप्रॉक्स 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर एट अर्थ सरफेस वुड हैव बीन -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ऐसा नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता अर्थ पे, तो -18 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होता, जो कि लाइफ के लिए सस्टेनेबल नहीं था, लाइफ नहीं हो पाती अर्थ पे। ठीक है, अगर लाइफ होती भी तो बहुत लिमिटेड स्पीशीज अर्थ पे होते, इतना बायोडाइवर्सिटी नहीं हो पाता। उसके बाद क्लाउड एंड गैसेस रिफ्लेक्ट अबाउट 1/4 ऑफ द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड एब्जॉर्ब सम ऑफ इट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्लाउड्स हैं, गैसेस हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ एब्जॉर्ब करते हैं। बट हाफ ऑफ द सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन अर्थ सरफेस हीटिंग इट व्हाइल ए स्मॉल अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, अब बाकी आधा जो है वो अर्थ सरफेस पे गिरता है और उसको एब्जॉर्ब करता है हीट को। ठीक है, सरफेस को हीट करता है, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट भी होता है अर्थ सरफेस से। अर्थ सरफेस री एमिट्स हीट एज इंफ्रारेड रेडिएशन। अर्थ सरफेस उस हीट को इंफ्रारेड की फॉर्म में रेडिएट करता है, बट ए पार्ट ऑफ इंफ्रारेड इज एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे CO2, मीथेन, एंड सो कैन नॉट एस्केप इनटू स्पेस। ठीक है, तो जो अर्थ ने एडिट किया वो पूरा निकल नहीं पाता, कुछ गैसेस उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। दीज गैसेस, जिनको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, रेडिएट हीट एनर्जी, इट कम्स टू अर्थ सरफेस दस हीटिंग इट अगेन। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर शुरू से समझे, सन की रेडिएशन अर्थ पे गिर रही है, कुछ क्लाउड्स ने रिफ्लेक्ट कर दी, कुछ गैसेस ने रिफ्लेक्ट कर दी, कुछ अर्थ ने भी रिफ्लेक्ट कर दी, और कुछ 50% मान लो अर्थ ने एब्जॉर्ब की। एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ भी उस एनर्जी को कहीं रिलीज करेगा, एनर्जी जो है कन्वर्ट होगी सिर्फ, है ना, डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती, तो उसे वो इंफ्रारेड रेडिएशन की फॉर्म में वापस से स्पेस में भेजता है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसने रख लिया और बाकी उसने रेडिएट किया। जब रेडिएट किया तो इन गैसेस ने, CO2 और मीथेन ने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको बाहर नहीं जाने दिया एटमॉस्फेयर से, और जब उनके पास था तो फिर उन्होंने वापस से अर्थ की तरफ ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से अर्थ फिर से गर्म हो जाती है, दस हीटिंग इट अगेन, इट कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये ठीक था, बट अब जैसे जैसे CO2 और मीथेन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, वो उतना ज़्यादा रेडिएशन को ट्रैप करेंगे, उतना ज़्यादा अर्थ को रीहीट करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब अर्थ का जो नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा, जितना ज़्यादा हम CO2 और मीथेन बढ़ाएंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ दी हुई है, ये सब लोग नोट कर लो। ठीक है, अराउंड 60% ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो CO2 का है। ठीक है, 60%। उसके बाद N2O का 6%, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% और मीथेन का 20%। ठीक है, मीथेन का कितना है, 20%, 60% CO2 का, N2O का 6% और CFC का 14%। ठीक है, सो ओवर हीटिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ओवर हीटिंग जो हो रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इन गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसी को हम लोग कॉमनली ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, मोस्ट ऑफ इट ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड। मतलब
पिछले 30 सालों में जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस, ये एवरेज हमको लग रहा है 0.6 से क्या फर्क पड़ेगा, ये एवरेज है पूरे अर्थ का, मतलब अंटार्कटिका में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है और ट्रॉपिक रीजन में भी, इक्वेटर में भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आप सोच सकते हो पिछले 30 साल में मेजरली ये हुआ है, ठीक है। तो 200-300 साल 500 सालों में टेम्परेचर इतना बढ़ने लगेगा, जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 55-60 तक जाने लगेगा और मिनिमम कम होने लगेगा। तो क्या होगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, ठीक है। ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो क्या होगा, जो सी के किनारे वाले, ओशन के किनारे वाले जो सिटीज़ है वो सब डूब जाएंगे, पानी का लेवल अर्थ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमको ये कैसे करके ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, हिमालयन स्नो, फ्यूचर इम्पैक्ट राइज इन सी लेवल दैट सबमर्जेस मैनी कोस्टल एरियाज, सी लेवल बढ़ेगा तो कोस्टल रीजन्स जो है वो डूबने लगेंगे पानी में। एल नीनो क्या होता है, एबनॉर्मल वेदर पैटर्न कॉज्ड बाय द वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन नियर द इक्वेटर ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है। तो एल नीनो क्या होता है, एक वेदर डिस्टर्बेंस है, ठीक है, किसकी वजह से होता है, पैसिफिक ओशन का पानी जब गर्म होने लगता है तो उसमें हलचल बढ़ जाती है और फिर तूफान आने लगता है, इस तरीके से वेव्स आने लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, डीजल पेट्रोल कम करना पड़ेगा, एफिशिएंट चीज़ें लेके आने पड़ेंगी, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स लेके आने पड़ेंगी या सीएनजी वाली कार यूज़ करना। डिफॉरेस्टेशन हम लोग कम करें, प्लांट्स को कम काटे, ज़्यादा प्लांट्स लगाए। स्लोइंग डाउन ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, ठीक है। इंटरनेशनल इनिशिएटिव आर आल्सो बीइंग टेकन टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोग्राम्स हुए हैं इसको रोकने के लिए, ठीक है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं सारे देशों के बीच में। अब उसमें क्या होता है, जो डेवलप कंट्रीज है उन्होंने तो डेवलपमेंट कर लिया, वो डेवलपिंग कंट्रीज को बोलते हैं कि तुम ऐसा मत करो, मतलब जो तुम कर लिए वो हम ना करें। तो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं कि जब हम तुम्हारे जितने डेवलप हो जाएंगे तब हम छोड़ देंगे। जैसे मान लो अब अमेरिका ऐसा बोले कि डीजल और पेट्रोल का यूज़ बंद कर देंगे और इलेक्ट्रिक कार्स यूज़ करेंगे, तो इंडिया बोलेगा तुमने तो पूरा डेवलप कर लिया सिस्टम, हमारे यहाँ तो अभी इलेक्ट्रिक कार का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो हम तो डीजल पेट्रोल ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेयर तो सबके लिए ख़राब हो रहा है, चाहे चाइना यूज़ कर रहा है, इंडिया यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया क्या बोलेगा कि जब हमारा 10, 20, 50 साल के बाद इलेक्ट्रिक कार का सिस्टम यूज़ सेट हो जाएगा तब हम बंद करेंगे, ठीक है। उस समय कोई और कंट्रीज कर रही होंगी, बांग्लादेश बोलेगा नहीं मेरा तो अभी तक भी नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको सब मिलकर कुछ कॉमन पॉइंट्स लेकर आते हैं कि ठीक है भाई अमेरिका बोलेगा मैं 50% कम करता हूँ, तुम 5% करना अभी, ठीक है। तो ये ओजोन डिप्लीशन की बात करें हम लोग, ठीक है, ओजोन का भी एक प्रॉब्लम है। बैड ओजोन इज फॉर्म्ड इन ट्रोपोस्फेयर, लोअर एटमॉस्फेयर, इट हार्म्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर, और ये ओजोन लेयर है। गुड ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर की तरफ गुड ओजोन होता है। इट एक्ट एज शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन, ठीक है। यूवी रेस जो सन से आती है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। यूवी रेज हाईली इंजूरियस होती है, ये म्यूटेशंस कॉज करती हैं, कैंसर कॉज कर सकती है, आइज को डैमेज कर सकती है। द थिकनेस ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, ठीक है। कितना थिकनेस है, ओजोन लेयर कितना थिक है, उसको हम लोग डॉप्सन यूनिट या ड्यू के फॉर्म में जो हम लोग मेजर करते हैं। क्या क्या होता है इसमें, इन स्ट्रेटोस्फेयर यूवी रेज एक्ट एज ए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। यूवी रेज एक्ट ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ओजोन, ठीक है। O3 इज ओजोन। यूवी रेज आल्सो कॉज द डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन टू O2, दिस प्रोसेसेस आर बैलेंस, ठीक है। बट ये चीज़ें नॉर्मली बैलेंस होती रहती थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट दिस बैलेंस इज डिस्टर्बटेड ड्यू टू ओजोन डिग्रेडेशन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, जो AC में से और फ्रिज में से, रेफ्रिजरेटर्स में से, AC में से ये रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में, CFC, उससे ये बैलेंस बिगड़ गया। अगर बैलेंस रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ओजोन वैसे का वैसा रहता। CFC मूव अपवर्ड एंड रीच स्ट्रेटोस्फेयर, तो CFC यहाँ से रिलीज होते हैं अर्थ में से हम लोग AC और ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं,
यूवी रेज एक्ट ऑन सीएफसी रिलीजिंग क्लोराइड एटम्स, ठीक है। अब इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ओजोन डिग्रेड्स टू O2, दिस कॉजेज ओजोन डिप्लीशन, इट हैज फॉर्म ओजोन होल ओवर द एंटार्क्टिक रीजन, ठीक है। तो सीएफसी की प्रेजेंट की वजह से क्या होगा, ये क्लोरीन है, ओजोन है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना और ऑक्सीजन बनेगा, तो ओजोन तो खत्म हो गया है ना, ऑक्सीजन बन गया। तो ये ऑक्सीजन जो बनेगा, ठीक है, उसकी वजह से अब ऑक्सीजन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ओजोन कम हो गया। अब ओजोन कम होगा तो क्या होगा, यूवी रेज अर्थ पे आने लगेंगे, ज़्यादा यूवी रेज आने लगेंगे। एक होल जो है वो अंटार्कटिका के ऊपर बन गया था, ठीक है, वो धीरे धीरे कम हुआ है, पहले काफ़ी बड़ा हो गया था। तो ये प्रॉब्लम है सीएफसीज का। तो हमको जो है एसी और रेफ्रिजरेटर ऐसे बनाने पड़ेंगे जो इको फ्रेंडली हो, उनको हम लोग ज़्यादा डीप टेम्परेचर्स पे 16 डिग्री पे एसी ना चलाएं, 24-25 पे चलाएंगे तो कम सीएफसी रिलीज होंगे। ये सारी चीज़ें हमको खुद करनी पड़ेंगी और सबको करना पड़ेगा, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या है, दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर, बट यूवीबी कॉजेज म्यूटेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। इट कॉजेज एजिंग ऑफ स्किन, डैमेज टू स्किन सेल्स एंड स्किन कैंसर, स्किन को डैमेज कर सकता है, आईज को डैमेज कर सकता है यूवीबी लाइट, ठीक है। स्नो ब्लाइंडनेस कर सकता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, कैटरेक्ट कर सकता है, इट परमानेंटली डैमेज द कॉर्निया, ठीक है। तो आईज को टेम्परेरली और परमानेंट दोनों तरीके से डैमेज कर सकती है यूवी लाइट, ठीक है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ सबमिट हुए सारी कंट्रीज़ के बीच में। जैसे इसका क्वेश्चन क्या आता है कि ये कहाँ हुआ, कब हुआ, इसमें क्या हुआ, तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से लेके 2012 तक 25 ईयर्स का, ठीक है। एन इंटरनेशनल ट्रीटी इन कनाडा इन 1987 वाज साइन टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उनको हम धीरे धीरे कम करेंगे, ऐसी चीज़ों को कम करेंगे जो ओजोन जो है डिप्लीट कर रहे हैं। There are protocols for developed and developing countries for reducing emission of CFCs and other ozone depleting chemicals, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स बताए गए डेवलप कंट्रीज़ के लिए भी, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी, कि क्या क्या हम करें जिससे हम CFC के रिलीज को कम करें और कम से कम ओजोन डिप्लीट हो, ठीक है। तो ये 1987 में हुआ था, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आए और ओजोन डिप्लीशन कम हुआ, ठीक है। अभी जितना होल ओजोन में पहले था उससे कम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।